बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम हुआ, फजल हुआ, एहसान हुआ कि हमने ये जो सिलसिला शुरू किए थे वेबिनार्स का, अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से हर हफ्ते पूरे पाबंदी और एहतमाम के साथ में इसको तकमील तक पहुंचा रहा है। और आप लोगों का जो प्यार है, आप लोगों की जो मोहब्बत है और सैकड़ों की तादाद में जो हमारे नौजवान इसको ज्वाइन कर रहे हैं, इससे इस्तेफादा कर रहे हैं, मैं समझता हूं इससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। इसीलिए हमने इसके मद्देनजर आज का हमारा जो ये वेबिनार रखा हुआ है, इसका उन्वान है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए और साइबर क्राइम जो है उसकी वजह से आपके साथ कैसे कैसे फ्रॉड हो सकते हैं, हो सकता है आप जेल भी जा सकते हैं। अब चूंकि जो आदमी जिस लाइन का एक्सपर्ट है, जो आदमी जिस लाइन का माहिर है, अगर हमको वो ये चीज समझाएगा तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगी। तो इसीलिए हमारा आज का जो वेबिनार है, इसके लिए आज जो हमारे मेहमान खुसूसी है, जिनको हमने स्पेशली इनवाइट किया है, एडवोकेट वसीम शेख साहब, जो बीकॉम तो उसके अंदर वो आपकी रहबरी करेंगे, रहनुमाई करेंगे और आखिर में जो है फिर आपके सवाल जवाब का सेक्शन भी रहेगा। तो अब मैं बगैर हमारे तमाम जो सुनने वाले हैं उनकी रहबरी फरमाए, रहनुमाई फरमाए, एडवोकेट वसीम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब ने इस मजमून पर बोलने के लिए मुझे जो है तो दावत दी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको जो है तो हम हमारी लैंग्वेज में कहेंगे हॉट पोटैटो, मतलब ये डिजिटल एरा जो है तो बढ़ते ही जा रहा है और इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये हमारे बेसिक नीड में से एक नीड होते जा रही है और इंशाल्लाह हो जाएंगी, क्योंकि आज हर कोई ऐसा कोई शख्स नहीं है जो डिजिटली कनेक्टेड नहीं है। आज के इस दौर में साइबर, डिजिटल, ऑनलाइन, ये जो सारी चीजें हैं, मल्टीमीडिया, हम लोग जो मोबाइल यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड है और इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी मालूमात होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसको जो है तो ज्यादा से ज्यादा आप समझने की कोशिश करें और जो अपने करीबी अहबाब दोस्त हैं उनसे भी शेयर करें, उनको भी बताएं। तो मैं बिना किसी ताखीर के हमारे मजमून, हमारे उन्वान के सब्जेक्ट पे आता हूँ, जो आज का सब्जेक्ट है कि साइबर क्राइम क्या है और उससे कैसे बचें। साइबर क्राइम क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट के जरिए कोई नेटवर्क को यूज करना ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन नहीं है तो आप अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में अगर कुछ करते हो एक्टिविटी, तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। नुकसान पहुंचाना, इलीगल काम करना, ये होता है साइबर क्राइम। इसकी बहुत सारी जो है तो बहुत सारी इसकी जो तो साथ साथ में एक्सप्लेन करूंगा आपको कि ये इसमें से एक, ये इसकी टाइप है, ये इसकी एक जो है तो ब्रांच है। इसमें जो है तो ऐसा क्राइम होता है, उसको हम कैसे बच सकते हैं। और आखिर तक आप इसको सुनिए, देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें सीखने के लायक, और इंशाल्लाह आप इसको समझने के बाद, सुनने के बाद इंशाल्लाह बहुत कुछ आप अपने आप को भी और बहुत सारे लोगों को भी बचा सकते हो। सबसे पहली टाइप जो मैं यहाँ पर बयान करना चाहूंगा वो है कि साइबर डिफॉर्मेशन। साइबर डिफॉर्मेशन क्या है? स्पेशली जो स्टूडेंट तबका होता है और जो मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर
और व्हाट्सएप से जो कनेक्टेड है, जो इस्तेमाल करते हैं, लगभग लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये साइबर डिफॉर्मेशन के इस टाइप में, साइबर क्राइम के इस टाइप में वो आ सकते हैं। कैसे? डिफॉर्मेशन क्या होता है? किसी की जो है तो किसी के खिलाफ कोई पोस्ट करते हैं, किसी का इमेज या किसी का फोटो, हम जो है तो उसको, तो ये जो चीजें होती है ये भी क्राइम में आती है। हम इसको मतलब हल्के में लेते हैं, इजी लेते हैं। किसी का फोटो कैसे भी, या किसी का इमेज या किसी का वीडियो, मतलब वीडियो में मतलब ऐसी कोई हरकत, एक्टिविटी जो मतलब ना गवारा है, ना पसंद है, जिसको हम शेयर नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई एक्टिविटीज जो हम शेयर करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है तो ये साइबर डिफॉर्मेशन में आता है। अगर हमने पोस्ट कर दिया, हमारे मोबाइल से कर दिए, हमारे आईपी एड्रेस से वो पोस्ट हो गए, तो हम लायबल हो जाते हैं पनिशमेंट के। ठीक है, इसमें पनिशमेंट है तो 2 साल की सजा भी हो सकती है, तुमको फाइन भी बैठ सकता है अप टू 2 लाख रुपीज का। उसके बाद में डिपेंड करता है कि आपने कैसा डिफॉर्मेशन किया और किसके खिलाफ किया है। ठीक है, उसके बाद में ईमेल स्पूफिंग होता है। ईमेल स्पूफिंग क्या है? स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। ईमेल स्पूफिंग जो है तो किसी के बारे में गलत अफवाह या किसी के बारे में गलत जानकारी को मतलब फैलाना है। और अक्सर जो है तो हमारे नौजवान तबका जो होता है, ये बिना किसी सोचे समझे या बिना किसी तहकीक के, और जस्ट ऐसी ही मजाक में या ऐसा मतलब कैजुअली किसी के भी बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनका एक ये मैसेज, उनका एक ये जो है तो मैसेज या सेंड करना या क्लिक करके किसी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना उनके लिए जो है तो सर दर्द बन सकता है। तो ईमेल स्पूफिंग से भी हमको बचना चाहिए। किसी के बारे में गलत इंफॉर्मेशन बिना किसी तहकीक के, ऑथेंटिकेशन के, हम लोग जो है तो किसी की इंफॉर्मेशन को ना स्प्रेड करें और ना किसी को स्प्रेड करने दें। उसके बाद में होता है एक और है, इसकी ब्रांच है जो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम होता है। इसमें सॉफ्टवेयर पायरेसी, कॉपीराइट वगैरह होता है, ट्रेडमार्क थेफ्ट होता है, कंप्यूटर सोर्सेस को चुराना। जैसे हम किसी के कोई ट्रेडमार्क को यूज करते हैं, ऑनलाइन किसी को डाउनलोड करके हमारे जो है तो डीपी पे वगैरह, या हम उसको यूज करते हैं हमारे मतलब लेटर हेड वगैरह पे, या हमारे लिए हमारे मतलब मोनोग्राम के जैसा हम उसको ऑनलाइन किसी ट्रेड को या सॉफ्टवेयर को किसी के हम लोग जो है तो डाउनलोड कर लेते हैं। ये सब जो है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो किसी की सेफ है, किसी ने उसको मतलब ट्रेडमार्क में रिजर्व करके रखा है, तो उसको जो है तो इलीगल सेल ऑफ आर्टिकल। इलीगल में होता है सेल आर्टिकल, किसी का मतलब कोई भी ऐसा ऐसी आर्टिकल जो सेल करना, या किसी को मतलब किसी के दूसरे के प्रोडक्ट को कॉपीराइट में, मतलब कोई ब्रांडेड कोई चीजें है, वस्तु है या कोई सामान है, उसको हम जो है तो हमारे कॉपी में उसको हम लोग कॉपी करते हैं। जैसा कोई सनग्लास वगैरह, रेबन वगैरह है, उसको हम जो है तो नकली जो है तो हमारे पास कॉपी वाला हम उसको बेचते हैं, तो ये भी जो है तो इलीगल एक्टिविटीज है। इसमें आता है नार्कोटिक्स है, मेडिसिन वगैरह है, वीपन्स है। उसके बाद में किसी को मेल करना, किसी इंफॉर्मेशन देने की, ये चीजें ये सस्ते में, ब्रांड में महंगी आती है, ये सारी चीजें भी क्राइम में आती है। और उसके बाद में आता है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग क्या है? किसी को हरास करना, किसी को ऐसा मेल भेजना जिसमें उसे उसको धमकी भरे उसमें अल्फाज हो, उसको डराना धमकाना, किसी को जो है तो ब्लैकमेलिंग करना, ब्लैकमेल करना, ये सब जो है तो हेरासमेंट जो है तो मैसेज वगैरह के थ्रू, वीडियो के थ्रू या इमेजेस के थ्रू किसी को डराना, ये होता है साइबर स्टॉकिंग। उसके बाद में होता है जो कि आम है और जो बढ़ते जा रहे बड़े पैमाने पे, जिसको हम बोलेंगे हैकिंग। हैक करना, किसी के सर्वर को, मोबाइल को, नेटवर्क को हैक करना, ये भी एक बहुत बड़ा गुना है, ये भी साइबर क्राइम में आता है। एक्चुअली हैकिंग क्या है? हैकिंग जो है आसान शब्दों में ये बोलेंगे कि किसी के नेटवर्क में, कंप्यूटर में, डिवाइस में इनसाइड उसके जो है तो एंट्री करना विदाउट मोबाइल को हम जो है तो इलीगली जो है तो उसमें इनसाइड उसमें एंट्री कर देते हैं, और उसके जो पर्सनल डेटा और पर्सनल की इंफॉर्मेशन को
बड़े पैमाने पे भी होती है, बैंक में भी होती है, मोबाइल में भी होती है, इसकी जो है तो कोई लिमिट नहीं है। ये जो है तो इंटरनेशनली भी होती है, किसी दूसरे देश को या अपोनेंट देश को या अपने खुद के देश में जो है तो किसी नेटवर्क को हैक करके उसकी इंफॉर्मेशन को चुराना वगैरह भी हैकिंग में आता है। इसकी भी जो है तो बहुत पनिशमेंट है। इसको भी आपको जो है तो 3 साल या 5 लाख रुपए की सजा इसमें भी हो सकती है। किसी के मोबाइल को कैजुअली भी अगर आप हैक करते हो, उसका रिकॉर्ड जो है तो मेंशन हो जाता है, आपने हैक किया और आप जो है तो वहां पर लेबल हो गए। उसके बाद में होता है ईमेल बॉम्बिंग। ईमेल बॉम्बिंग क्या होता है कि किसी को हम कंटिन्यू मैसेज कर रहे हैं, किसी का समझ लो कोई मेल इंपॉर्टेंट आने वाला है और किसी को कोई मतलब इंपॉर्टेंट मेल है वो देख ना पाए, और इसके लिए जो है तो ये जो कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं और जो बड़े बड़े फर्म्स होते हैं इसमें स्पेशली होता है कि किसी को कोई मैसेज ना पड़े, इसके लिए उसके जो इम्पोर्टेंट मेल है वो ना पड़े। तो ये भी एक क्राइम है। ऑनलाइन गैम्बलिंग है, जैसा भी आता है तोला लॉटरी, नाइजीरियन प्रिंस, 25 मिलियन यूके डॉलर जो तो आप जो है तो विन आप जीत चुके हैं, और इसके लिए आपको आपका जो है तो इंफॉर्मेशन कुछ हमको लगेगी और हम फिर आपके अकाउंट में जो है तो ये अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह से फिर कुछ मतलब जिनको ज्यादा मतलब नॉलेज नहीं है, जो मतलब लालच में आ जाते हैं, ये लोग इसमें फंस जाते हैं। फिर वो इतना बड़ा अमाउंट दिखाकर आपको बोलते हैं कि आपका अकाउंट नंबर शेयर करो, उसमें हम जो है तो ये पैसा जो है तो क्रेडिट कर देंगे। फिर बाद में आपसे कहते हैं कि ये अमाउंट बहुत बड़ा है, इसके लिए आपको जो है तो 10-25,000 जो है तो डिपॉजिट करना पड़ेगा, प्रेयर टैक्स। फिर आप जो है तो एक बार उनके अकाउंट में 10,000 15,000 कुछ डिपॉजिट कर दो, फिर आपको दोबारा उनका ना फोन आएगा, मेल आएगा, ना उनका कॉल लगेगा। इस तरह से भी जो है तो एक ऑनलाइन गैम्बलिंग वगैरह में डेटा वगैरह। और एक इसमें एक फ्रॉड चला था नाइजीरियन प्रिंस के, मैं जो एक प्रिंस की बेटी हूँ, बेटा हूँ, और मेरे जो है तो बहुत प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ फंस गई हूँ, मेरी हेल्प करो, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, और फिर मैं आपको जो है तो मेरी प्रॉपर्टी में से आधा शेयर दे दूंगी। ये सारे ऐसे जो है तो हमको बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखाकर फंसाया जाता है। तो कोई भी अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म का अगर लालच बताता है आपको, या किसी चीज के बारे में बताता है कि जैसा कोई मैं आपका फायदा करा दूंगा, तो सबसे पहले ये सोचो कि विदाउट एनी इंटरेस्ट, ही डजंट नो, आपको वो जानता नहीं है, पहचानता नहीं, आपको फायदा कैसे करा देगा। तो ये एक स्कैम है, ये एक जो है तो खतरे की घंटी है, तो इससे बचे। उसके बाद में आपका आता है टेररिस्ट, साइबर टेररिस्ट अटैक। साइबर टेररिस्ट अटैक एकदम आसान भाषा में, सब शब्दों में अगर आपको मैं बोलूं तो ये है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को थेफ्ट करना, शेयर करना, लेकिन वो अपने देश में नहीं, अपने देश की इंफॉर्मेशन किसी दूसरे देश को देना या पहुंचाना, इंटेंशनली और विदाउट एनी इंटेंशन। किसी के साथ अगर आप अपने देश की, अपने कंट्री की इंफॉर्मेशन स्ट्रेंजर या दूसरे देश के साथ में अगर आप शेयर करते हो, तो ये टेररिस्ट एक्टिविटी में आता है। और ये इसके लिए जो है तो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 66 के ए में जो है तो आपको लाइफ टाइम मतलब उम्र कैद की आपको सजा है। और इसमें आपको मतलब फिर मतलब ये जो है तो आप एक देश के विरोध, आपके देश खुद के देश के खिलाफ आपने एक्टिविटी की, इसके लिए कोई आपको फिर माफी नहीं है, इसमें बहुत बड़ी सजा है। और ये जो आता है टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। फिर इसके लिए कैसा बचना है, इसके लिए आपको कोई मेल आता है, कोई इंफॉर्मेशन मांगता है, या अननोन पर्सन है, स्ट्रेंजर है, तो आप उससे इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, आप ऑथेंटिकेशन ले, आप उसको पहले जाने कौन है, क्या है, कैसा है, ये मेल क्यों आया है, या किसी लिंक वगैरह के आपको या मैसेज आते हैं तो आप उसको क्लिक ना करें, उसको जो है तो ओपन ना करें, किसी को सब्सक्राइब ना करें, ऐसे कोई एक्टिविटी, ऐसे ग्रुप को ज्वाइन ना करें जो कि देश के खिलाफ जाता हो, या देश के काम के खिलाफ हो, या देश के हित के खिलाफ हो। तो ये भी आपको एक नुकसानदार पहुंचा सकता है, आपको नुकसान हो सकता है इससे। उसके बाद में आइडेंटिटी थेफ्ट होता है। ये बहुत ही मतलब हम लोग कैजुअल लेते हैं, किसी का भी हम फोटो ले लेते हैं और हमारे डीपी पे लगाते हैं, हम उसको यूज करते हैं, हम जो है तो उसको स्प्रेड करते हैं। कोई मैसेज देना होता है, कोई हमारा सेमिनार होता है, या कोई हमारा प्रोग्राम होता है, या कोई हम वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो उसमें किसी की भी फोटो हम यूज करते हैं। जैसे बीच में ट्रेंड चल रहा था कि किसी को अगर हमको मतलब किसी के खिलाफ हमको जो है तो कुछ प्रोटेस्ट करना हो, तो हम उसकी फोटो वगैरह इमेजेस
को लेके कोई भी कार्टून वगैरह बना रहे, तो ये भी आइडेंटिटी थेफ्ट के अंडर आता है, और इसमें 3 साल की सजा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना आपको हो सकता है। उसके बाद में होता है डिजिटल फॉर्जरी। ये भी आम है, स्टूडेंट सबका इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। डिजिटल फॉर्जरी क्या है? डिजिटल फॉर्जरी ये एक ऐसा एक्ट है, ऐसा काम है जिसमें हम ऑनलाइन जो है तो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जैसे करेंसी बनाना, नोट बनाना, स्टैम्प बनाना, रेवेन्यू स्टैम्प वगैरह बनाना, मार्कशीट बनाना, सर्टिफिकेट बनाना, ये सारी चीजें अगर हम ऑनलाइन अगर बनाते हैं या कंप्यूटर पे बनाते हैं, तो ये डिजिटल फॉर्जरी के अंडर सेक्शन में आता है, और इसके भी लिए आपको कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। तो इससे बचे। फेक सर्टिफिकेट बनाना या फेक सर्टिफिकेट लेना या बनवा के लेना, उसमें इन्वॉल्व होना या उसको बेचना या उसका रेफरेंस देना, ये सारी चीजें से आपको बचना चाहिए। ये जो है एक किस्म का अपराध है, गुनाह है, और इससे आपको तकलीफ हो सकती है। तो डिजिटल फॉर्जरी में बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं, बहुत सारे जो है तो हम बचने के लिए, या अभी कोविड के देखो आप इसमें बीच में चल रहा था कि नकली सर्टिफिकेट भी बनाए जा रहे थे, तो ये सारी चीजें जो इससे बचे। ये कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी फंसा देंगे, और ये क्रॉस चेक में आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं मतलब अटक सकते हो, या इसमें आपको सजा हो सकती है। उसके बाद में होता है डेनियल ऑफ सोर्सेज। ये भी एक क्राइम है। डेनियल ऑफ सोर्सेज में आपको काम दिया जाता है कि आप मैसेजेस क्रिएट करो, पॉपअप मैसेज है या ऐड है वगैरह है, इसको मेलिंग करो। तो स्पेशली एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, IRCTC ऑनलाइन जो हम रिजर्वेशन करते हैं रेलवे का, इसमें ब्रोकर्स वगैरह जो होते हैं, तो ये क्या करते हैं, बड़े लेवल के जो बुगी होते हैं, ये अपने जो है तो चंद कंप्यूटर वर्कर यूजर्स को बिठाते हैं, और ये जितने भी IRCTC पे जो आम जो जनता पब्लिक होती है, रिजर्वेशन के लिए जब वो ऐप ओपन करते हैं या उसमें जाते हैं, उस रूट पे जाते हैं, तो इनके बीच में जो है तो पॉपअप मैसेज आते हैं, मैसेज अचानक आ जाते हैं, कोई वीडियो चलने लगता है या कोई लिंक आ जाती है, ओपन हो जाती है, तो ये उस तक रिजर्वेशन तक पहुंच नहीं पाते। रिजर्वेशन आपका होता नहीं, आपको डिले होता है उसमें। तो ये डिले जो करते हैं जानबूझ के होता है, ये भी एक क्राइम है। इस डिले करवाने के पीछे उनका ये मकसद होता है कि वो खुद अपने बुकिंग जो है तो फास्ट करते हैं, उनको जो तो रिजर्वेशन फटाफट मिल जाता है ना। जो भी मतलब स्लीपर क्लास होती है, AC क्लास होती है, 1 टायर 2 टायर 3 टायर, तो ये उनका अपना कमीशन लगा के अपने प्रॉफिट के लिए वो ऐसे जो है तो मैसेजेस क्रिएट करते हैं, और ये भी एक किस्म का जो है तो अपराध है, क्राइम है। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको वायरस अटैक और वॉर्म्स अटैक्स। वायरस अटैक क्या होता है? वायरस अटैक्स जो है एक किस्म का वायरस होता है, कोई अनवांटेड हम जो तो वेबसाइट वगैरह में हम ओपन करते हैं, कई ऐसे जो है तो साइट्स पे या ऐसे इंटरनेट पे ऐसी जगह किसी मैसेज को क्लिक करते हैं, लिंक को ओपन करते हैं, या नेट पे ऑटोमेटिक भी कोई ऐसे मतलब छोड़े हुए वायरस होते हैं जो हमारे नेट में, मोबाइल में, नेट के जरिए हमारे मोबाइल में, कंप्यूटर में इंटर करते हैं, और इंटर होने के बाद में ये क्या करते हैं कि हमारी जो मेमोरी होती है, हमारा जो डेटा होता है, इसको ये जो है तो खत्म करते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन को खत्म करते हैं, हमारे जो है तो डेटा है उसको करप्ट करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, और इसको जो है तो हमारे मोबाइल या लैपटॉप को हैंग कर देते हैं, इसकी स्पीड को स्लो कर देते हैं। ये होता है वायरस। और एक होता है वॉर्म्स। वॉर्म्स और वायरस में ये फर्क है, वायरस जो है तो डिस्ट्रॉय करते हैं सॉफ्टवेयर को हमारे, और हमारी मेमोरीज को, हमारे लैपटॉप को, मोबाइल को स्लो करता है। वॉर्म्स जो होते हैं ये जब हमारे लैपटॉप में, मोबाइल में एंटर करते हैं वॉर्म्स, तो हमारा जो लैपटॉप होता है, मोबाइल होता है, ये ऑटोमेटिक जो है तो फंक्शन करना शुरू कर देता है। जैसे अचानक ही हमारा मैसेज किसी को जाता है, कॉल लग जाता है किसी को अचानक, मोबाइल ऑटोमेटिक हमारा ऑपरेट होना शुरू हो जाता है, हम क्लिक भी नहीं करते, नंबर डायल होते हैं अचानक से। तो ये वॉर्म्स होते हैं जो अटैक, ये वॉर्म्स अटैक होता है जो हमारा मोबाइल ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है, हमारा लैपटॉप ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है, और इससे अनवांटेड मैसेज वगैरह हमारे जाते हैं या कॉल लगते हैं। उसके बाद में एक टाइप है हॉक्स। हॉक्स एक टाइप का ये भी एक अटैक है। हॉक्स जैसा वायरस वॉर्म्स होता है, ऐसा हॉक्स होता है। ये हम किसी ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं या हम ऐसे कोई लिंक पे जाते हैं जहां पर हमको जो है तो कुछ परमिशन वगैरह पूछता है, जैसे कि आप 21 ईयर एज आपकी है क्या, आप कंप्लीट हो गया, 18 ईयर्स के कंप्लीट हो गया, या आप इसके मेंबर हो क्या किसी, या आपके पास ऑथेंटिकेशन है क्या, ये हमको इन्फॉर्मेशन पहले पूछता है, तो हम उसमें यस कर देते हैं। तो यस करने के बाद में जब हम उसमें एंटर होते हैं, तो एक अगर उसमें सेफली हम अगर सर्फ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अचानक से क्या होता है कि हमारा मोबाइल या हमारा लैपटॉप हैंग हो जाता है, कंप्यूटर हैंग हो जाता है। तो इसमें हॉक्स जो होते हैं फर्स्ट आपको जो है तो वार्न करते हैं कि आप इसमें एंटर मत हो, या एंटर होना है आपको तो आपको ये रिक्वायरमेंट है। उसके बावजूद अगर हम उसमें एंट्री करते हैं या उसमें हम
वो लिंक में जाते हैं तो हमारे को उसका नुकसान होता है, तो इससे भी बचना चाहिए। और इसके बाद में होता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर मतलब किसी के कंप्यूटर को, लैपटॉप को या किसी के मोबाइल को हम हैक करते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन, एक्टिविटी पे नजर रखते हैं, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, किधर, मतलब इसकी एक्टिविटीज क्या है, इसके मोबाइल में डेटा क्या है, लैपटॉप में डेटा क्या है। और ये इंटरनेशनल भी होता है, छोटे लेवल पे भी है, बड़े लेवल पे भी है। जो इंटरनेशनल कंट्रीज होती है वो अपने अपोजिशन या अपने साथ वाले जो कंट्रीज होते हैं उनके ऊपर एक नजर रखते हैं, जिसको स्पाई बोलते हैं, जिसे जो तो एक वॉच रखते हैं कि ये क्या एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ये क्या करने वाले हैं, इनका अगला स्टेप क्या है, इससे हमको कुछ नुकसान तो नहीं है, उसका हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ये सारी चीजें। तो ये हम छोटे लेवल पे हम किसी के मोबाइल में हम अगर एक्टिविटी के ऊपर अगर हम नजर रखते हैं विदाउट उसके इंफॉर्मेशन के, उसको नहीं मालूम है, तो ये भी एक क्राइम है और इसकी भी हम लोग को जो है तो सजा मिलेगी, मिल सकती है, या इसमें हमारे को पनिशमेंट है, तो इससे भी बचना चाहिए। उसके बाद में होता है फिशिंग। फिशिंग जो होता है अभी बहुत सारे लोगों को पता भी है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूमात भी नहीं है। फिशिंग क्या होता है कि एक ऑथराइज्ड कंपनी या ऑथेंटिक कंपनी का नाम यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं देना चाहूंगा यहाँ पे एयरटेल, एयरटेल कंपनी का आपको जो है तो एक सेम टू सेम वेबसाइट बनाया जाएगा, वैसे ही एयरटेल का सेम टू सेम जो है तो मेल बनाया जाएगा और वो मेल आपको आएगा और आपको बोला जाएगा कि ये कंपनी के थ्रू ही आपको हम अप्रोच कर रहे हैं, आपके जो है तो मोबाइल में, आपके सिम में या आपके वेरिफिकेशन में या कुछ करनी है, आप जो है तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमको जो है तो शेयर करो। वो इन्फॉर्मेशन हमको शेयर करना होती है या करते हैं हम उनके साथ में, अगर इन केस जैसा उन्होंने हमको आधार कार्ड, पैन कार्ड मांग लिया कंपनी के सेम टू सेम वेबसाइट से और हमने उसको अगर शेयर कर दिए, तो वो आधार कार्ड, पैन कार्ड के थ्रू हो सकता है हमारे अकाउंट को हैक करे, हमारे अकाउंट से जो है तो पैसा वगैरह फ्रॉड करके हमारा जो है तो निकाल ले। ये हमारे तो, और हम जो भी इंफॉर्मेशन हमारी है जो वैल्यूएबल है, जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसको चुरा ले, थेफ्ट कर ले, तो ये भी एक फिशिंग है किसी अच्छी ऑथेंटिक कंपनी को दिखा के। समटाइम हम लोग बोलते हैं, सोचते हैं कि अरे ये तो ऑथेंटिक कंपनी है, ये कंपनी से अगर मैसेज आया है, नहीं अगर हम इसको अगर ऑपरेट करेंगे तो हो सकता है हमारा सिम बंद हो जाए या हमारी सर्विस स्टॉप हो जाए। तो बिल्कुल भी ऐसे, मतलब मैं बोलूंगा कि ऐसे कोई झांसे में या ऐसे फ्रॉड में आप ना फंसे। क्यों? क्योंकि आईटी एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के हिसाब से कोई भी कंपनी आपका जो है तो सिम और आपका जो है तो सर्वर को स्टॉप नहीं कर सकती है विदाउट आपको इन्फॉर्म किए, मैसेज किए, ऑथेंटिक लेवल से आपको स्टॉप नहीं कर सकती है। आपको मेल आए बंद कर रहे, आपको जो है कॉल आएगा बाकायदा, आपको बोलेंगे कि आपका बिल बाकी है, आप आकर ऑथराइज सेंटर में मिलो, आपको मिलना है वहां पर जाके, उसके बाद में आपके जो है तो सर्विसेज को स्टॉप किया जाता है। तो ऐसे जो मेल वगैरह आते हैं, मैसेज आते हैं, तो इससे भी बचने की कोशिश करो। ऑथराइज्ड है क्या, ऑथेंटिक है क्या, उसको पहले परखो, जांचो, उसकी तहकीक करो, उसके बाद में जो है तो आगे का स्टेप लेना है। ठीक है, तो ऑनलाइन फिशिंग से भी बचना चाहिए। उसके बाद में सबसे लेटेस्ट अभी जो है तो जो चल रहा है ट्रेंड, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड है, उसके अंदर थेफ्ट ऑफ इंटरनेट है। हम इसको जो तो लाइटली लेते हैं, इंटरनेट हम थेफ्ट आम है, कहीं पे भी किसी भी एरिया में आप देखो कि किसी का भी हम पासवर्ड जो है तो चुरा लेते हैं और पासवर्ड चुरा के हमारे लैपटॉप में, मोबाइल में, कंप्यूटर में उसको यूज करते हैं और उसके जरिए हम क्या करते हैं कि उसका मतलब हमारा नहीं होता है, किसी और का जो है तो नेट पैक होता है, हम उसको यूज करते हैं। तो ये जो नेट हम यूज करते हैं ये इंटरनेट थेफ्ट है और ये पनिशेबल है, इस पे भी आपको सजा हो सकती है। किसी के प्रेयर इंफॉर्मेशन, किसी के बिना पूछे हम उसका अगर पासवर्ड लेते हैं और उसको हम यूज करते हैं, तो ये इंटरनेट थेफ्ट है, इसको थेफ्ट के इसमें आता है। इसकी एक आपको मैं तो एक केस स्टडी बताऊंगा। फर्स्ट केस हुआ था ये 2000 में इन दिल्ली में, कर्नल बाजवा ये जो थे, इनका इंटरनेट पासवर्ड जो है तो एक शख्स था कृष्णा कुमार, इसने चुरा लिया था और इसने 100 आवर्स जो है तो यूज किए थे उनके इंटरनेट की, तो इसको सजा मिली थी। इसको सजा चोरी के इसमें आईपीसी सेक्शन 379, 411, 34 और इंडियन टेलीग्राम एक्ट 1885 के सेक्शन 25 के तहत इसको ऊपर कार्रवाई हुई थी और इसको सजा हुई थी। तो किसी का इंटरनेट हम इजीली, किसी का भी पासवर्ड किसी से भी, मतलब किसी के पास है XYZ पर्सन के पास और हम उससे जो है तो नेट ले लेते हैं विदाउट, जो ऑथराइज्ड पर्सन है जिसका नेट है उसको पूछे और हम उसको यूज करते हैं, हम समझते हैं कि उसको पता नहीं है, उसका वाईफाई हम यूज कर रहे हैं, उसका नेट यूज कर रहे हैं, लेकिन ये
क्राइम है, अगर ये साबित होता है, प्रूफ होता है, या आपके ऊपर किसी ने क्लेम किया, तो आप इसमें पनिशेबल है, आप इसमें फंस सकते हो। तो इससे भी बचना चाहिए। अभी लेटेस्ट जो अभी चल रहा है, एकदम लेटेस्ट में जो क्राइम चल रहा है आज के इस मतलब करंट में आपको बोलूंगा, वो है ई सिम फ्रॉड। ई सिम फ्रॉड क्या है? ई सिम फ्रॉड ये है कि जो अभी तक हम यूज कर रहे थे सिम, पहले माइक्रो सिम यूज करते थे, फिर नैनो सिम यूज करते थे हम लोग, तो वो सिम की साइज छोटी होती गई। उसके बाद में अभी जो है तो वर्चुअल सिम आया है, मतलब सिम आपके पास मतलब फिजिकली अवेलेबल नहीं रहेगा, सिर्फ आपके मोबाइल में वो सिम जो है तो डिजिटली अवेलेबल होगा और कंपनी आपको उसकी सर्विस प्रोवाइड करेंगी, मतलब फिजिकली सिम आपके पास नहीं रहेगा। तो ये ई सिम है। तो इसका फ्रॉड कैसा होता है? अभी ई सिम जो है तो हायर जो वर्जन मोबाइल है सिर्फ उसी में अभी तक है अप्लीकेबल है, और दो ही सर्विस प्रोवाइडर उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, एयरटेल और वोडाफोन राइट नाउ। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक कॉल आता है कंपनी से, आपको कहा जाता है कि मैं एयरटेल से या वोडाफोन से या वी से कॉल कर रहा हूँ, और मैं आपको जो है तो ये जो सिम अपग्रेडेशन के बारे में आपसे कुछ बातें करनी है, या आपको आपके सिम को अपग्रेड करना है, वर्चुअल सिम में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको जो है तो कुछ एक मैसेज करना होगा, और बस आपका सिम अपडेट हो जाएगा, मतलब आपका सिम जो है तो फिजिकल से वर्चुअल हो जाएगा, ई सिम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंपनी कभी भी ऐसे कॉल नहीं करती है। हाँ, अब ये कॉल आने के बाद में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि आपको कॉल आया, आपने उसके मतलब सामने वाली कॉल को अटेंड किया, आपको उसने कहा कि आप जो है तो मैं आपको एक ईमेल आईडी दे रहा हूँ, आप ये ईमेल आईडी कंपनी के नंबर पे, कंपनी का जैसे एयरटेल का 121 है, इस नंबर पे मैसेज करो, एकदम ऑथेंटिक हमको लग रहा है। हमने क्या किया, उसका एक ईमेल आईडी उसने हमको सेंड किया। ईमेल भी कैसा होगा कि airtel.11.com ऐसा कुछ, तो भी मतलब कंपनी का नाम होगा, हमको जरा भी शक नहीं आएगा कि ये ईमेल आईडी जो है तो फ्रॉड हो सकता है इससे हमारे साथ में। अब वो ईमेल आईडी हमने लिया, 121 पे शेयर कर दिया। तो कंपनी को जब हम शेयर करते हैं हमारे मोबाइल से ईमेल आईडी वर्चुअल सिम के लिए, तो वो कंपनी उस ईमेल आईडी पर, जो ईमेल आईडी हमने सेंड किया कंपनी के मोबाइल पर, कंपनी के नंबर पर, ठीक है, तो वो कंपनी क्या करेंगी, उस ईमेल आईडी पर हमारा वर्चुअल सिम को सेंड करेंगी। हमारा जो फिजिकल सिम था वो बंद हो जाएगा, वर्चुअल सिम हमारा उस ईमेल आईडी पे चले गया। उस ईमेल आईडी पे जाने के बाद में वो सामने वाला बंदा क्या करेगा, उस वर्चुअल सिम को उसके मोबाइल में डाउनलोड करेगा। अब हमारा नंबर बंद हो जाएगा और उसके पास हमारा नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। अब हमारा नंबर उसके बाद एक्टिवेट हो गया, तो वो क्या करेगा, उस नंबर को खुद के लिए यूज करेगा। हमारे बैंक के जो पासवर्ड है, हमारे यूपीआई भीम के, हमारे जो हम यूज करते हैं ऑनलाइन, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं गूगल पे, फोन पे वगैरह हम यूज करते हैं, तो उसके जो है तो पासवर्ड वगैरह वो चेंज करेगा। और वो पासवर्ड चेंज करने के लिए उसको क्या लगेगा, ओटीपी। ओटीपी हमारे पर्सनल मोबाइल नंबर पे आता है ना। तो पर्सनल मोबाइल नंबर पे क्या होगा, वो ओटीपी सेंड करेगा, लेकिन अभी हमारा फिजिकल सिम बंद हो गया है, वर्चुअल सिम हमारा एक्टिवेट है। तो उससे क्या होगा, वो वर्चुअल सिम पे हमारा ओटीपी जाएगा, और उसकी मदद से वो हमारे बैंक के पासवर्ड, हमारे जो तो जी पे, फोन पे और दूसरे जो भी अदर यूपीआई सर्विसेज है उसके पासवर्ड चेंज करके हमारे बैंक को, हमारे जो तो पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो है तो वो थेफ्ट करेगा, और जिससे हमारे साथ में फ्रॉड होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इससे भी बचिए। एक और एक लेटेस्ट जो है तो अभी चल रहा है फ्रॉड, वो है यूनो एसबीआई ऐप के जरिए। ये ऐप के मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ, ये ऐप अच्छी है सिक्योरिटी के लिए, लेकिन इसका यूज हो रहा है फ्रॉड में, जो है तो ऑनलाइन जो साइबर क्राइम जो करते हैं फ्रॉड लोग जो होते हैं, इसको यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इस यूनो ऐप में, एसबीआई ऐप में ये इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, और इससे किसी ऐप या किसी कंपनी या बैंक से मेरे को मतलब कोई ये आपत्ति नहीं है, इसके अगेंस्ट नहीं है, मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि फ्रॉड कैसा होता है। ये क्या करते हैं, यूनो ऐप में एक हमारा जो है तो सिक्योरिटी सिस्टम होता है, उसमें एक सिस्टम दिया गया है कि हमारा जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड होता है, हम उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा डेबिट कार्ड है, यूनो ऐप में हमने उसको जाके ऑफ कर दिया है, और हमारा डेबिट कार्ड कोई चुरा लेता है, उसको यूज करता है, तो वो ऑफ होने की वजह से वो स्वैप नहीं होगा, उससे पैसे नहीं निकलेंगे, बैलेंस नहीं बताएगा, ट्रांजेक्शन नहीं होगा, किसी भी टाइप का ट्रांजेक्शन नहीं होगा। अब इसका यूज फ्रॉड के लिए कैसा होता है, एक कॉल आता है, स्पेशली रिटायर्ड और पेंशन वाले जो हमारे
बंदे होते हैं, हमारे जो बुजुर्ग भाई होते हैं, उनको ये कॉल आता है कि आपका जो है तो पेंशन वगैरह जो है तो अपडेट होने वाला है, आपको लोन मिलने वाला है। एसबीआई में स्पेशली एक जो है तो एक स्कीम है कि जो रिटायर पर्सन है, जो पेंशन जो धारक है, जिनको पेंशन मिलती है, उनके लिए 10 लाख रुपए का लोन है, जो कि फ्री ऑफ मतलब एनी हेरासमेंट, मतलब एनी डॉक्यूमेंट के, बिना डॉक्यूमेंटेशन के उनको जो है तो उनके अकाउंट में यूनो ऐप में क्रेडिट किया जाता है, वो 10 लाख का अमाउंट। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे बंदों का डेटा जो है तो कलेक्ट करते हैं और उनको कॉल करते हैं, और उनको कॉल करने के बाद बताते हैं कि आपको ऐसी ऐसी स्कीम है। वाकई में वो देखते हैं उसके ऐप में कि हाँ ये तो स्कीम है मेरे को, तो आपको वो बोलते हैं कि आपके पासबुक का फर्स्ट पेज हमको सेंड करो। पासबुक का, आपकी बैंक की जो पासबुक है उसका फर्स्ट पेज आपने जैसे ही उनको सेंड किया, वो CINF नंबर होता है, IFSC कोड होता है, अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। इसमें वो क्या करता है, इसकी मदद से यूनो ऐप डाउनलोड करके ये इंफॉर्मेशन उसमें भरता है, और आपका जो ऐप था यहाँ पर बंद होकर उसके पास वो ऐप में यूनो ऐप, वो SBI ऐप जो है तो उसका वो ऑन हो जाता है। अब उसमें वो क्या करते हैं, वो जो लोन अमाउंट है आपके लिए 10 लाख की, उसमें वो अप्लाई करते हैं 10 लाख के लोन के लिए। अब जबकि ये SBI बैंक का जो है तो स्पेशली ये क्यों है क्राइटेरिया, ये मेरे को भी पता नहीं है कि वो 10 लाख का जो लोन है पेंशन धारक और जो रिटायर पर्सन के लिए, वो बिना डॉक्यूमेंटेशन के, बिना वेरिफिकेशन के ये देते हैं, ये पता नहीं। लेकिन इसका ये यूज फ्रॉड में हो रहा है, तो वो उसके लिए अप्लाई कर देता है, फिर उसका जो भी अकाउंट नंबर वो देता है उसमें ये क्रेडिट हो जाता है। फिर ये अमाउंट क्रेडिट होने के बाद ये क्या करते हैं कि वो अमाउंट को अपने जो भी बैंक के अकाउंट है या वॉलेट है, ई वॉलेट है, उसमें वो ट्रांसफर कर देती है। इस तरह से आपके नाम पे 10 लाख का लोन हो गया, आपको पता भी नहीं है, और वो दूसरे अकाउंट में क्रेडिट भी हो गया। तो ये एक लेटेस्ट जो है तो ये भी एक फ्रॉड चल रहा है। ये आपको मैंने बताया ई सिम फ्रॉड, और ये जो है तो यूनो SBI ऐप फ्रॉड, ये अभी लेटेस्ट में चल रहा है, ठीक है। तो इससे भी बहुत ज्यादा बचने की कोशिश कीजिए, और जो भी हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, रिटायर पर्सन है, पेंशन है या SBI अकाउंट के धारक है, इनको इसके बारे में आप जरूर इंफॉर्मेशन दे, या फ्यूचर में जब हमारा ये वीडियो डाउनलोड या हमारा अपलोड होता है यूट्यूब पे, तो उसको शेयर करें, तो जिससे फ्रॉड होने के या किसी के साथ फ्रॉड होने या किसी के साथ में गलत होने से वो बच सकता है इस इंफॉर्मेशन के जरिए। तो देखिए, आपको मैंने अभी तक कम से कम 30 से 35 इन्फो जो है तो अलग अलग क्राइम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है। हम इसको लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि आज डिजिटल यूरा से हम कनेक्ट हो चुके हैं, और ये बढ़ते ही जाएगा, ये कम नहीं होगा, और डिजिटल यूरा जो है तो हमारे एक बेसिक नीड में से होने वाला है। तो ये इंफॉर्मेशन इज वेरी मस्ट है, ये हमको बहुत जरूरी है इसके बारे में जो है तो मालूमात रखना। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इससे बचा कैसा जाए। ये जो फ्रॉड हो रहा है, इसमें तो मैंने बताया आपको बीच बीच में कि कैसे बचाया जाए, फिर भी एक चंद जो है तो पॉइंट है आपको जो है तो नजर, आपको जो है तो दिमाग में रखना है। सबसे पहले, अदर देन मैं ये टॉपिक आपको बोलना चाहूंगा कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। इवन कोई अगर बॉर्न होता है, किसी की पैदाइश या विलादत होती है, तो वो भी फ्री नहीं है, उसमें भी खर्चा है। और कोई मरता है, किसी की डेथ होती है ना, तो वो भी फ्री नहीं है, उसके लिए भी खर्चा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिमाग में ये रखना है कि अगर कोई मेरा फुकड़ में अगर फायदा करवा रहा है तो ये गलत है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो धोखा है, कुछ ना कुछ वहां पर जो है तो जरूर हिडन पार्ट है जो आपको पता नहीं है, जिससे आपको जो है तो तकलीफ हो सकती है, या आपके परिवार को या किसी को उससे तकलीफ हो सकती है। तो फ्री कुछ भी नहीं है, लालच में मत आइए, आप लालच करेंगे आप फंसेंगे, ठीक है। तो क्या करना है इसके लिए, तो इसके लिए हमको जो है तो सबसे पहले हमारा जो है तो सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। डिजिटल सिग्नेचर वगैरह होती है, आपको ऑथेंटिकेशन होती है, वो सब चीजें आपको रखना है आपके जो है तो ऑनलाइन जितने भी वर्क है उसमें। उसके बाद में आपको सिक्योरिटी ऑडिट करना है। सिक्योरिटी ऑडिट क्या है, सिक्योरिटी ऑडिट का मतलब ये है कि आपके पासवर्ड को आप चेंज करते जाइए, महीने में 15 दिन में एक बार पासवर्ड चेंज करो आप, ठीक है। उसके बाद में टाइम टू टाइम जो है तो आप अपना पासबुक जो है तो अपडेट करो। पासबुक अपडेट जो है तो अभी आजकल की जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन, ये कभी पासबुक अपडेट नहीं करती है। और इसमें क्या होता है कि 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, ये जो छोटी छोटी अमाउंट है हमारे अकाउंट से जो है डिडक्ट होती है। लगभग हर जो है तो मैं बोलूंगा जितने भी ऑनलाइन जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उनके अकाउंट में से 5-10 रुपए का अमाउंट नॉमिनल जो है तो डेबिट होता है, और एक ई वॉलेट में जमा होता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का फ्रॉड है, हमको उसके बारे में बैंक से क्वेश्चन करने के ये अमाउंट क्यों कटी है। हो सकता है आज 5 कटी, हमने उसके बारे में जो है तो सीरियसनेस नहीं लिया, 5 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमने सीरियसनेस नहीं दिखाया, तो बाद में वो हैकर हमारे अकाउंट से बड़ी अमाउंट भी
डिटेक्ट कर सकता है। तो छोटी छोटी चीजें, ट्रांजेक्शन पे नजर रखना है। उसके बाद में साइबर फॉर्सिनिक जो है तो एक मैं ऐसा बोलूंगा कि इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए हमको कि हमारे जो है तो सॉफ्टवेयर बराबर चल रहा है क्या, हमारा मोबाइल बराबर है क्या, इसमें कोई वायरस तो नहीं है, इसको स्कैन करना है, किसी एक्सपर्ट से पूछना चाहिए कि इसको कैसे मेंटेन करना चाहिए, ये सारी चीजें। उसके बाद में हमारा जो फाइनेंशियल डेटा जो होता है, बैंक अकाउंट वगैरह है, हमारे जो भी जो पासवर्ड है, पिन वगैरह, इसको सीक्रेट रखना है या किसी ऐसे मोबाइल में रखना है जिसको हम जो है तो हर जगह यूज नहीं करते, सेपरेट रखो उस डेटा को, है ना। तो सेपरेट रखने से क्या होगा कि हमारा जो कॉमन मोबाइल है उससे कोई इसको थेफ्ट नहीं कर सकता है और इससे फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। उसके बाद में कोई भी अगर आपको अननोन स्ट्रेंजर जो भी अगर कॉल करता है, मैसेज करता है, मेल करता है, तो उसको जानने की कोशिश करो, हु इज आस्किंग, ये कौन है जो मेरे को पूछ रहा है, इंफॉर्मेशन पूछ रहा है या बोल रहा है या बता रहा है, इसके बारे में पूरी पूरी मालूमात हासिल करो, उसके बाद में ही कुछ उससे जो है तो शेयर करो, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में आपको मैं ये बोलूंगा कि चलते हुए दौर के साथ, इस जमाने के साथ में अपने आप को अपडेट करो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहो हमेशा। इंफॉर्मेशन जो है तो चेंज होती रहती है, जो है तो तब्दीली कुदरत का कानून है ना। तो चेंज जो है तो हम बस 1990 में और 2000 में जी रहे हैं, लेकिन अभी 2020 चल रहा है, नया दौर है, नया ही रहा है। तो अभी के लिए हमको क्या जरूरत है, अभी के लिए हमको क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किस एरियाज में रहना चाहिए, ये सारी चीजें जो है तो इसके बारे में हमको जो है तो इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू कलेक्ट करते रहना चाहिए। करंट अफेयर्स इन्फॉर्मेशन हमेशा जो है तो नई नई मालूमात हमको लेना चाहिए, उस सोर्सेज से, उस जगह से जाते चाहिए, अवेलेबल है, ठीक है। तो फ्रॉड कैसे होता है इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए, और नए नए क्या चीजें आ रही है, क्या क्या जो हो सकता है, किस तरह से हमारे साथ में फ्रॉड हो सकता है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेते रहना चाहिए। तो ये चंद मालूमात थी जो आपके सामने पेश करने की मैंने कोशिश की, इंशाल्लाह। और मौलाना आपको नहीं, हाँ। देखो माशाल्लाह, नहीं आप ऐसे बैठो ना, अभी क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा अपना। हम वकील साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, माशाल्लाह उन्होंने अपने कीमती वक्त की कुर्बानी दिए और बहुत ही फायदे की मालूमात आप लोगों को दी है। तो अभी हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होता है। क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर आप लोगों में से जिसका जो भी सवाल रहेगा आप व्हाट्सएप के ऊपर भेजिए, इंशाल्लाह वकील साहब आपको उसका जवाब देंगे।